शुरू करें। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साथियों? शुक्रिया। हाँ प्रेम सिंगर जी, सुनाई दे रहा है। ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक, तो शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। ग्रेट। जिन साथियों को मेरा नाम से परिचय नहीं है, मेरा नाम राधिका है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम करती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ और इसी बीच में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है। इंटरेस्टिंगली वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शायद हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर राज्य व्यवस्था शायद इन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रही है। इंटरेस्टिंगली एक टॉपिक है 9th में फूड सिक्योरिटी, जिसको डिलीट किया गया है। दूसरा टॉपिक है 10th में जेंडर, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी। तो इसलिए मुझे लगा कि हम लोग अगर आज बातचीत कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसे विषयों पर बात किया जाए जो कि आज शायद राज्य व्यवस्था जो रेजीम है, जो शायद नहीं चाहती कि हम लोग उस पर बात करें, क्योंकि बच्चे तो वो पढ़ेंगे ना जो किताबों में होगी, और किताबों में वो होगी जो समाज में दिखना चाहिए। पर इसमें एक तरह से द्वंद्व अभी हमें दिखाई दे रहा है और इसी द्वंद्व के बीच में कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगी। मुख्य रूप से मैं बात करना चाह रही थी कि किस तरह से पूंजी और पितृसत्ता के बीच में किस तरह का गठजोड़ है, और इस महामारी के दौर में वो हम लोगों को किस तरह से एकदम स्टार्क एक शार्प फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं देख रही हूँ कि अभी कई साथी जुड़ चुके हैं। सब इसलिए मैं समकालीन जनमत के सभी साथियों को बधाई भी देना चाहती हूँ कि 2 महीने हो गए हैं लगभग, और ये श्रृंखला आप लोगों ने बातचीत की जारी रखी है, और इसी श्रृंखला में मैं अपनी बात रखती हूँ। भारत में जो कोविड का जो पहला प्रेजेंस रहा वो बहुत जनवरी 30 को सबसे पहले दिखाई दिया। पर उससे पहले हम लोगों को ये आप सब लोग जानते हैं और इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि कोविड-19 का असर भारत में एक तरह से केवल एक स्वास्थ्य और हेल्थ क्राइसिस के फॉर्म में नहीं, बट एक तरह के सोशल क्राइसिस के फॉर्म में उभर के आ रहा है, जो कि डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, एक तरह से राज्य द्वारा एक तरह से बिट्रेयल्स और स्टेट वायलेंस भी हम लोगों को इसी बीच में हम लोगों ने इसको देखा है। साथियों, ये पूरे दौर में अगर हम लोग इस तरह के स्थितियां देख रहे हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि राज्य ने कुछ ऐसे रणनीतियां अपनाई हैं, उसका जो पूरा रुख रहा है वो उसमें कुछ एक टिपिकल एक तरीका है जो कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था द्वारा जो जैसे ली जाती है। जैसे कि पर उससे पहले कुछ एक ब्रीफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है हम लोगों को मदद करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले क्योंकि
ये इसलिए भी दोहराना पड़ रहा है क्योंकि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी सूचनाएं होती हैं कि एक रोज़ इसके भी इस सूचनाओं के भगदड़ में हम लोग कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे भारत में जो कोरोना वायरस का जो प्रेजेंस रिपोर्टेड था वो था केरला में जनवरी 30 को, और फरवरी के पहले हफ्ते तक वहाँ की जो राज्य सरकार है उसने उसको एक हेल्थ स्वास्थ्य क्राइसिस, एक हेल्थ इमरजेंसी के बतौर उसको डिक्लेयर किया, और पेशेंट्स को आइसोलेट करना शुरू किया, और जो पेशेंट्स के जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और क्वारंटाइन किया गया। स्टेट केरला का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक तरह से ज़्यादा बाकी देश के बाकी राज्यों के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, और इसकी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को एक तरह से एक्शन में लाया गया, और ये पूरे कोविड को एक हेल्थ इमरजेंसी के बतौर देखा गया। इसके ठीक विपरीत हम लोग देखते हैं कि पूरे केंद्र सरकार का रुख जो था वो डिनायल का था, यानी कि जैसे कि वो कि ये क्राइसिस एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, क्योंकि इस पर मैं वापस आऊँगी जब हम लोग एक तरह से इसको अवधारणात्मक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, पूंजी और पितृसत्ता का जो संबंध है। बट उससे पहले गोइंग बैक टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो केंद्र सरकार ने एक तरह से उसको वो डिनाइल के मोड में रही। वो एक तरह से पार्लियामेंट में भी उसने डिनाई किया, इसको एक इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, और फरवरी में, जैसे कि आप लोग सारे जानते हैं, फरवरी में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके लिए एक मास गैदरिंग भी ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरेस्टिंगली नोट करिए, जनवरी में हम लोगों के रिपब्लिक डे में बोल्सोनारो का प्रेजेंस था। जनवरी में बोल्सोनारो, फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप, मार्च में लॉकडाउन। प्लीज़ नोट दिस, इसको नोट करिए, हम लोग वापस इसी पॉइंट पर आएंगे। जब हम मार्च तो एक नमस्ते ट्रंप ख़त्म हुआ, मध्य प्रदेश का सरकार को गिराया गया। उसके बाद मार्च 22 तक हम लोग नोटिस करते हैं कि मार्च 22 तक एक नेशनल लॉकडाउन को डिक्लेयर किया गया, जो कि जहाँ पर सब नागरिकों को, ये सब हम लोग सब जानते हैं इस बारे में, पर मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि इतनी सूचनाएं हैं तो कि हो सकता है कि इसमें से कुछ सूचनाएं भूल जाएं, और ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में किस तरह से राज्य की जो रणनीति है वो एक तरह से प्रकट होती है। तो 22 तारीख को एक नेशनल लॉकडाउन को डिक्लेयर किया गया। प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया, हम लोग से सबसे कहा गया कि बालकनी में जाएं, तालियां पीटें। और मार्च 24 को एकदम से अचानक से 4 घंटे के नोटिस में एक तरह बिना किसी एक आर्थिक पैकेज के बिना एक नेशनल लॉकडाउन को डिक्लेयर किया गया। ये नेशनल लॉकडाउन लगभग 4 बार हुआ, फिर उसके बाद अनलॉकडाउन हुआ, और उसके बाद अब कई जगह फिर से लॉकडाउन हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये जब लॉकडाउन हुआ तो ये पूरी लॉकडाउन की प्रक्रिया ने एक तरह से 120 एक अनुमान है कि 120 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी, भारत के भीतर एक प्रवासी मजदूर हैं, तो उनके एक तरह से जो जीवन यापन के जो तरीके हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि ये जो एक सेक्शन है जो कि पूरे नव उदारवाद के दौर में जिन्होंने पूरी आर्थिक नीति को आर्थिक नीति का हिस्सा बने इकोनॉमिक ग्रोथ के संदर्भ में, पर उसकी सोशल सर्विसेज के बेनिफिट में नहीं थे, वे उनको इग्नोर करते हुए एक तरह से ये लॉकडाउन किया गया। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि 120 मिलियन पीपल, 120 मिलियन पीपल माने लगभग 1200 लाख पीपल, 12 करोड़। तो ये 120 मिलियन पीपल को कैसे इग्नोर किया गया? हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट वो एक तरह से अदृश्य है? क्या सरकार ने उसको देखा ही नहीं? ये अदृश्यता का कारण क्या है? ये इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक का कोई एक एस्टिमेट्स है, उसमें है कि ये लॉकडाउन जो है लगभग 40 मिलियन प्रवासी मजदूरों को उसने प्रभावित किया,
और ये हम लोग जानते हैं कि उनके उनके पास क्योंकि कोई किसी तरह का सेविंग नहीं है और लोकल स्टोर्स में से कोई मदद नहीं थी, और एकदम से जीवन यापन का जो नुकसान हुआ उससे जो प्रवासी मजदूर हैं, मजदूरों ने एक तरह से अब एक भूख और बीमारी को महसूस किया। उन्हें पता था कि भूख और बीमारी उनको ख़त्म कर सकती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है दैट देयर सर्वाइवल इज एट स्टेक, यानी कि उनके जीवन पर खतरा है एक। एंड इट इज़ अ वेरी रैशनल, इट इज़ अ वेरी एक तरह से इसमें ये अगर किसी भी इस तरह की स्थिति में कोई भी वो डिसीजन लेते हैं, कोई भी तरह का निर्णय लेते हैं, वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि वो जीवन से जुड़ा हुआ निर्णय है। पर इस निर्णय के साथ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि राज्य ने किस तरह से उसको भी अदृश्य कर दिया। बहुत सारे लोग क्योंकि उनके पास घर नहीं था रहने के लिए, उनके पास क्योंकि किराया देने के लिए स्थिति नहीं थी, तो कई लोग वो निकल पड़े। वह महिला जो मजदूर थे उसमें खासतौर जो कंस्ट्रक्शन और कृषि के क्षेत्र में जो काम करने वाले थे उनके पास भी नहीं था पैसा, और उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसा देने से इनकार किया। और बहुत सारे मजदूर जो हैं रिवर्स माइग्रेशन के प्रोसेस की तरफ चल पड़े। हज़ारों लाखों की संख्या में एक एक्सोडस जो अभी भी दिख रहा है। अभी जो है बेंगलोर में जो फिर से लॉकडाउन जो इस वीकेंड में हुआ, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसके इमेजेस जो लगातार जो बेंगलोर से आ रहे थे वो यही था कि मजदूर वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। अभी बिहार में लॉकडाउन है। हम निश्चित रूप से अगर लॉकडाउन जब भी डिक्लेयर होता है तो वो वहाँ के छोटे शहरों से भी वहाँ वो गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। पर ये लॉकडाउन की प्रक्रिया एक तरह से किस तरह से अदृश्य कर देती है एक इतनी बड़ी संख्या क्या लोगों की आबादी की, कि वो उनके लिए ना ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया गया, ना उनके लिए उनके आने जाने जाने के लिए उनके जो स्वास्थ्य की हालत है उसमें उसको नज़रअंदाज करते हुए उनको चलने के लिए मजबूर कर दिया हज़ारों किलोमीटर लोग, इसलिए परिवार, बच्चे, महिलाएं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग अक्सर पूरी जो नीति है प्रवासी मजदूर के संदर्भ में वो अक्सर प्रवासी मजदूर को एक मेल वर्कर की बतौर देखती है। पर इंटरेस्ट इस बार जिस तरह के इमेजेस निकले जब यह हज़ारों लाखों की संख्या में मजदूर जा रहे थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं दिखी, बहुत सारी महिलाएं, ये और बहुत सारी महिलाएं और बच्चे। और ये एक नोट करने की बात है क्योंकि प्रवासी मजदूरों की जो पॉलिसी बनती है तो उसमें महिलाओं का रोल तो महिलाओं को लगभग देखा ही नहीं जाता। पर खैर साथ ये महिलाओं को तो देखा नहीं जाता प्रवासी मजदूरों के पॉलिसी में, पर प्रवासी मजदूरों को भी नहीं देखा जाता राज्य द्वारा, क्योंकि इस महामारी के दौर में हम लोगों ने ये हम ये साफ दिखाई दिया कि वो होते हुए उनको अदृश्य किया जा रहा है। वो निकल रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए, तब भी स्टेट उसको इग्नोर कर रही थी। वो चल रहे थे तब भी उनके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं था। जब वो रेल की पटरी में मर रहे थे तो जो है सुप्रीम कोर्ट तक कह देती है कि वो जो है वो अपनी गलती की वजह से मर रहे हैं। ये एक तरह से इंडियन स्टेट का जो रिस्पॉन्स है बहुत एक स्टार्क और इंटरेस्टिंग है। लॉकडाउन को बहुत सख्ती से लागू किया गया और लागू किस पर किया जाता है, गरीब मजदूरों पर ही किया जाता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा कि एक बहुत जुझारू महिला गुजरात में पुलिस उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने एक मिनिस्टर के बेटे को उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो वो जब बल्कि उस कांस्टेबल को उल्टा जो है रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया। पर यहाँ पर जब पुलिस एक्शन लेती है तो स्टेट की तरफ से, तो वो एक तरह से गरीब मजदूरों पर पब्लिक केनिंग हुआ, ह्यूमिलिएशंस हुए, पनिशमेंट्स हुए एक तरह से। और इस बहुत बच के जब मजदूर निकले तो हज़ारों की संख्या में सैकड़ों मजदूरों रास्ते में ही ख़त्म हुए। ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है एक तरह से, एक तरफ ये सारी चीज़ें हुई, दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि ये ट्रैवल जैसे ही मजदूर निकलने लगे और रियल एस्टेट लॉबी
जो है उनको और इंडस्ट्री को लगा कि अब तो मजदूर नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा। तब एक तरह से एक मैनिपुलेशन के चलते कैपिटलिस्ट एक जो एक तरह से पूंजीवादी जो लोग हैं उनके मैनिपुलेशन के चलते वर्कर्स पर रोक लगा दिया गया, उनकी बॉडीज़ पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि एक मजदूर के लिए, एक श्रमिक के लिए उसका शरीर ही उसका साधन है जिससे वो काम करती है। तो उस शरीर पर रोक लगाया गया कि वो वहाँ से निकले ना, वो वहाँ से जाए ना, और उसकी मोबिलिटी पर रोक लगाया गया। तो हम अभी तक क्या देखते हैं, राज्य ने सबसे पहले जो है सब अदृश्य कर दिया। सबसे पहले तो वो डिनाइल में रहे कि एक कोई हेल्थ इमरजेंसी ही नहीं है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि ट्रंप के लिए नमस्ते है ना, ट्रंप करवाना या फिर किसी सरकार को गिराना। तो ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम समझा गया था और स्वास्थ्य को इम्पॉर्टेंट नहीं समझा गया था, और इसका डिनाइल रहा फर्स्ट। सेकेंडली क्या हुआ, जब लोग एकदम से अचानक से एक डिसीजन लिया गया, एक बहुत मैस्कुलिन तरीके से कि एक बहुत निर्णायक होना ज़रूरी है, तो हम लोग लॉकडाउन जारी करेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था तो है नहीं, तो इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था तो लगभग पूरे नवोदार के दौर में उसको ख़त्म कर दिया गया है। वो एक तरह से स्कूल्स मतलब हेल्थ सेंटर्स नहीं बनाए गए, वो प्राइवेटाइज हुए हैं, ऑस्टेरिटी मेशर्स के चलते जो है स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ख़त्म कर दी गई है। तो एक तरह से निर्णायक एक डिसीजन लेना ज़रूरी था। तो एक पितृसत्तात्मक एक फिगर आते हैं और वो टीवी पे बोलते हैं कि आप लोग सब जाइए, आपको सब साथ देना पड़ेगा, अब हम निर्णय का वक्त है, वो निर्णय कैसे भी हो, सही हो गलत हो, ये पूछना ज़रूरी नहीं है, वो जैसे भी हो निर्णय होना चाहिए। और आपको निर्णायक दिखना चाहिए। तो इस एक तरह से एक निर्णायक व्यक्ति आते हैं टीवी में और वो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो कहते हैं कि आप लोग साथ दीजिए, और साथ देने का तरीका आप कैसे दिखाएंगे, आप ताली पीट के दिखाएंगे, और आप जो है अब लॉकडाउन को मानेंगे। लॉकडाउन क्या करता है कि 120 मिलियन लोगों को लगभग इग्नोर करता है और उनके जीवन व्यापन को इग्नोर करता है, अदृश्य करता है। तो अदृश्य करना, एक निर्णायक दिखना, एक तरह से हेल्थ को पहले इग्नोर करना और इम्पॉर्टेंट नहीं, और दूसरे इम्पॉर्टेंट कार्यों को महत्व देना, उसके बाद एक तरह से मोबिलिटी और जब वर्कर्स जब निकलते हैं तो उनके पूरे जो प्रोसेस ऑफ लिविंग उनका जो सर्वाइवल है, उसको उस सर्वाइवल के डेस्परेट क्राई को एक तरह से एक चीख थी। वो जब मजदूर जब सड़कों पे उतरने लगे, वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग मरेंगे नहीं, हम लोग जीना चाहते हैं और हम लोग ऐसे नहीं मरेंगे। तो वो एक तरह से एक रेस्पॉन्स है, उनका रेस्पॉन्स है, पर उस एक डेस्परेट रेस्पॉन्स, उस रेस्पॉन्स को इग्नोर कर दिया गया और उसको इरेशनल ठहराया गया। और इरेशनल जो है वो लगातार जो है पहले तो उनके वो कैसे करते हैं, उस इरेशनलिटी को इस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट से लेकर, जो कि जिसने इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर्स ने लेकर बहुत सारे लोगों ने एक तरह से पूरा एक ट्रोलिंग किया गया कि ये लोग जो हैं पैसे लेकर निकल रहे हैं, या ये लोग जो हैं अगर सड़क पे चल रहे हैं तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, अगर वो ट्रेन से कट रहे हैं तो वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी मूर्खता है। जैसे कि जो एक तरह से विवेक से लिया गया निर्णय को एक तरह से मूर्ख स्थापित करना, वो राज्य ने एक तरह से इन प्रवासी मजदूरों के रेस्पॉन्स में किया। साथ ही साथ जब वो निकलने लग गए, तब वो एक तरह से जब लगा कि लेबर अब उपलब्ध नहीं है, अब श्रम की कमी हो सकती है, तब क्या किया जाता है, तब एक तरह से उनकी मोबिलिटी, उनके बॉडीज़ पर रोक लगाया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने कर्नाटका में देखा। और वहाँ पर एक टू के साथियों ने एक तरह से कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे हम लोग देखते हैं कि उस पर रोक लगाया गया। पर राज्य का रेस्पॉन्स ये था कि श्रमिकों को रोका जाए, क्योंकि जो है रियल एस्टेट लॉबीज उस तरह से चाहती है, और वो जबकि वो पहले इग्नोर कर रही थी। तो एक तरह से
उनके उनके बॉडीज़ पर रोक लगाना, मोबिलिटी पे रोक लगाना एक तरह से किया गया। एक हम लोग क्या देखते हैं, पूरे प्रवासी मजदूर के का जो रिस्पॉन्स है उसको पूरे प्रवासी मजदूरों को इन्फेंटलाइज किया गया, यानी कि उनके जो पहले तो अदृश्य किया गया और उनको इग्नोर किया गया और उसके बाद उनको इन्फेंटलाइज किया गया, यानी कि वो तर्क के वो तर्क नहीं कर सकते, वो अपने विवेक को नहीं लागू कर सकते। तो एक पूरे राज्य का रुख वही था। और इंटरेस्टिंगली ये पूरा ये सोच जो है हम महिलाओं के साथ अ, लगातार होता रहता है। महिलाओं को अदृश्य किया जाता है, महिलाओं को जो है उनके जो नीड्स रिक्वायरमेंट्स है उसको इग्नोर किया जाता है, उनकी संख्या को इनविजिबल किया जाता है। महिलाएं होती हैं पर इनविजिबल की जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग कैरोलिन प्रेस का एक इंटरेस्टिंग किताब है इनविजिबल वुमेन। उसमें वो बताते हैं कि पूरा जैसे हम लोग का समाज जो है वो जिस तरह से बनाया जाता है, वो उसमें हर प्रोडक्ट का डिज़ाइन, हर ड्रग ट्रायल का डिज़ाइन, हर जैसे इवन रोड एक्सीडेंट्स में जो जिस तरह के डमीज़ के साथ ट्रायल किया जाता है, किसी चीज़ में महिलाओं के बॉडी साइज़ के हिसाब से नहीं किया जाता। फ़ोन तक जो बनता है वो पुरुषों के हाथ के साइज़ के हिसाब से फ़ोन बनता है। तो महिलाएं होती हैं, वो इस व्यवस्था में हैं, उस समाज में हैं, पर उनके हिसाब से जो है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या डिज़ाइन या एक तरह से समाज को रचने में जो एक तरह से जो उत्पादन के प्रोसेस है उसमें महिलाओं को देखा नहीं गया। वही एक तरह से प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ किया गया। अ, उनको नॉट उनको पहले इनविजिबलाइज किया गया, उसके बाद इन्फेंटलाइज किया गया। और हम लोग देखते हैं कि और एक पूरी जो प्रक्रिया थी उसमें हम लोग एक फिनोमेना दिखता है। पूरे मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों का जो श्रम है उसको किस तरह से उपयोग किया गया। अभी तक पूरे नव उदारवाद के दौर में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लगातार बातचीत हो रही थी कि शहरीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, सारे लोगों को जो है गांव से निकालकर शहरों की तरफ बढ़ाना चाहिए, सब लोगों को। बल्कि एक विजन 2020 डॉक्यूमेंट था जिसके तहत ये माना गया था कि लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है शहरों की तरफ बढ़ेगा। ये शायद कोरोना ने ये उल्टा कर दिया और जितने मजदूर शहर में थे वो सब अब गांव की तरफ जा रहे हैं। और ये आर्थिक मंदी का भी एक तरह से नतीजा है जिस पर मैं बात करूंगी आगे। पर हम लोग देखते हैं कि पूरी जो इस प्रोसेस में एक तरह से जो पहले तो मजदूरों को ले आ रहे थे ज़बरदस्ती शहरों की तरफ, हाँ, क्योंकि उनको काम एक तरह से गांव में आ, 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 सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है साथियों? आ, साथियों सुनाई दे रहा है क्या? क्या मैं कंटिन्यू करूं? सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो हम तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है एक तरह इनविजिबलाइज किया गया, इन्फेंटलाइज किया गया और एक तरह मोबिलिटी और लेबर पे रोक लगाया गया। और 2020 के डॉक्यूमेंट में जो कि एक तरह से मजदूरों को शहर की तरफ भेज रहे थे, अब आर्थिक जो स्थितियां हैं उसमें मजदूरों की ज़रूरत मंदी की वजह से, देश दुनिया भर में जिस तरह की स्थितियां हैं, आर्थिक तंगी है, उसकी वजह से जो है अब मजदूरों की ज़रूरत नहीं लगी, तो इसलिए अब कैसे भी भेज दो। और ये एक तरह से महामारी एक तरह एक अच्छा बहाना भी मिल गया है, और महामारी के चलते जो डिसीजंस लिए गए इसलिए उनको भेज दिया गया, उनको सब कहा गया, वो एक तरह से अपने बलबूते पे छोड़ दिया कि अब चले जाओ यहाँ से। तो एक तरह से शहर से जो एक शहर को एक स्वर्ग बनाना और बाद में स्वर्ग से विदाई, हाँ, ये ये एक तरह से पूरे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ ये निरंतर होता है। महिलाओं की जब लेबर की ज़रूरत होती है तो और जब तक वो एक तरह से उसका लेबर यूज़फुल रहता है तब तक वो उसके घर में उसके लिए जगह रहती है।
पूरे एक एक कॉन्सेप्ट है पेट्री वेरी लोकेलिटी, यानी कि जब शादी के बाद ये औरत जो है अपने पैतृक जो ना अपने पिता के नहीं, पर वो जाती है अपने जहाँ शादी होती है उस घर में चली जाती है। यानी कि वो अपने अपना जो लोकेशन है उसको छोड़कर दूसरे लोकेशन में, जो कि एक तरह से पति के साथ जुड़ा हुआ है या पति के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, और पति का परिवार बेसिकली उसके लेबर को कंट्रोल करता है, और उसके पूरे उसके बॉडी को कंट्रोल करता है, उसकी मोबिलिटी को कंट्रोल करता है, और उसके श्रम को उसके जो अनपेड वर्क है उसको कंट्रोल करता है। पूरे इस दौरान हम लोग श्रमिकों के साथ यही देखा, प्रवासी मजदूरों के साथ। वो शहर उन वो शहर पे पहले पहले शहर में ले जाए गए, क्योंकि उनको वो जगह बताई गई थी। जब उनका लेबर वहाँ पर यूटिलिटी नहीं था तो उनको वापस उनको अपने बलबूते पे छोड़ा गया। उनके लेबर का वेज नहीं दिया गया, जो कि महिलाओं के साथ अक्सर होता है। अनपेड वर्क महिलाओं के पास ही सबसे ज़्यादा है। घर का जितना काम है, जितना एक तरह से जो वो महिलाएं ही करती हैं, तो एक तरह से अनपेड, तो उनका वेज जो है, वेज लॉसेस, अगर हम पता नहीं किसी कोई अगर अर्थशास्त्री कोई काम कर रहे हैं या नहीं, पर इस पे करने की बहुत ज़रूरत है कि कितना वेज लॉस हुआ है इस बीच में, जितने श्रमिकों को जो पैसा नहीं मिला उनके काम करने के लिए, या फिर उनका वेतन जो पकड़ के रखा गया। बहुत सारे मजदूरों को अपना उनका जो वेज है वो उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया गया, और उनको ओवरचार्ज भी किया, मतलब उनको बल्कि उनको उधार लेकर लोगों को वापस आना पड़ा। तो एक तरह से वो काम करते इतना श्रम करके भी उनके श्रम का वेज नहीं दिया गया। वो उसका अनुमान नहीं, पर यह है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है एक तरह से महिलाओं के जो महिलाओं का जो वेज जो वेज स्टील किया जाता है, उसी तरह से श्रमिकों का वेज को एक तरह से चुराया गया, और उनकी और उनके रैशनल डिमांड्स को इरेशनल ठहराया गया, जो कि अक्सर महिलाओं के साथ होता है। जब भी कोई महिला जो है विरोध करती है और अपने घर से निकलती है, वो किसी डिस्प्यूट की वजह से, और वो सोचती है कि मेरा जीवन खतरे में है, तो उसको इरेशनल ठहराया जाता है कि वो एक तरह से ठीक ना, उसका दिमाग खराब है, ऐसे ठहराया जाता है। और वो एक तरह से इस बार यहाँ पर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक ने एक तरह से श्रमिकों के साथ वही किया कि वो इरेशनल है, वो मर रहे हैं, अगर मर रहे हैं, कट के मर रहे हैं सड़कों पर, तो वो इसलिए कट के मर रहे हैं क्योंकि वो इरेशनल हैं, वो इसलिए वो निकल पड़े हैं, जबकि वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग पूरे एक तरह से सांस्कृतिक तौर पर ये पूरे राज्य व्यवस्था का जो रुख है, हाँ, वो महिलाओं के साथ एक तरह से एक पितृसत्तात्मक समाज में जिस तरह से होता है, वो एक तरह से श्रमिकों के साथ भी कर रहे हैं। एक तरह से डोमिनेशन का फॉर्म्स वो श्रमिकों के साथ वही है जो कि महिलाएं बहुत लंबे समय से वो भुगतती हैं। इंटरेस्टिंग एक और चीज़ होता है, जब मजदूर वापस चले जाते हैं अपने अपने राज्य में, बहुत सारे वो देखते हैं कि उनके श्रम की वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि उनको भेज दिया गया है शहरों में, तो अब उनको गांव में अब अपने अपने जगह उनके लिए काम नहीं है। और पर उनके लिए काम तो नहीं है, पर एक तरह से जैसे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक तरह से इसको पूरा इस मसले को ऑनर का मसला बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हमारे परमिशन के बिना जो है श्रमिक अब आगे काम नहीं करने जा सकते। अरे, ये देश लोकतांत्रिक देश में श्रमिक का जो श्रम है वो फ्री है। इट इज़ इन अ डेमोक्रेसी एक तरह से फ्री लेबर है। पर क्या होता है कि वो एक तरह से उसको ऑनर के बतौर समझा जाता है, और पूरा उत्तर प्रदेश में इनके चीफ मिनिस्टर ने इसको एक ऑनर का मामला बता दिया। ये मामला ऑनर का नहीं है, ये वेज और जस्टिस का मामला है। पर ये एक तरह से वेज राइट्स और जस्टिस, बट वेज राइट्स और जस्टिस के बजाय उसको क्या करते हैं, उसको ऑनर का मामला बना देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद पूरा लेबर लॉस का डाइल्यूशन करते हैं। लेबर लॉस का डाइल्यूशन बेसिकली क्या, उस प्रक्रिया में लेबर लॉस के डाइल्यूशन में क्या है, एक, जितना आप काम कर रहे हैं उसकी काम का लेंथ को बढ़ा
आना। यानी कि आप ज़्यादा घंटे काम करेंगे, और ज़्यादा घंटे काम करेंगे और आपको आपका जो वेतन है, आपका जो वेज है, मजदूरी है, वो कम मिलेगी। महिला महिलाओं के वेज के साथ यही किया गया है, महिलाओं के श्रम के साथ यही किया गया है। महिलाओं के श्रम जो है, इसको एक तो एक तरह से उसको अनदेखा किया जाता है, वो अनपेड रहता है, और अ, और उसको उनके श्रम को इलास्टिक समझा जाता है। कल्पना विंसल ने का एक आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं कि महिलाओं के काम पर कैसे महिलाओं के काम पे काम दिया जाता है। उनका घर का काम भी होता है, जैसे अगर उत्पादन के क्षेत्र में वो काम कर रही हैं तो उत्पादन में भी काम करती हैं, वो घर में आके सेकंड शिफ्ट भी करती हैं। सेकंड शिफ्ट इसलिए, और क्योंकि वो उनका सोचा जाता है कि समय उनके पास बहुत है, तो उस समय का पूरा उसमें उसमें किसी ना किसी तरह के काम में लगाया जाए। श्रमिकों के साथ आज श्रमिकों के लेबर लॉस के डाइल्यूशन में यही होता है कि आप सोचते हैं कि उनके पास क्या 12 घंटे, श्रमिकों के जीवन में वो 8 घंटे का जो काम है उसको आप 12 घंटे, 13 घंटे, 16 घंटे एक तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टेट के द्वारा ये अगर किया जाता है, तो ये माना जा रहा है कि उनके पास इतना समय है, कि उतना खाली समय है कि उनका समय को खींचते जाओ और उसमें काम भरते जाओ। और क्यों? वो इसलिए ताकि एक तरह से एक पूंजी उस उनके श्रम से सरप्लस जनरेट कर पाए, ताकि उनसे उनका एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस ज़्यादा हो। तो हम एक पूरी इस प्रक्रिया में जो है एक पूरा रुख जो है, एक तरह से जो समाज का एक पितृसत्तात्मक समाज में एक पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था जो हो सकती है, वो उसने उस राज्य व्यवस्था ने अपना जो नेचुरल रिस्पॉन्स था, एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एक राज्य व्यवस्था जो है, वो अपने उसने उसका जो हेल्थ स्ट्रैटेजी जो था, स्वास्थ्य के प्रति जो मेजर था, हाँ, एक महामारी में किस तरह की स्वास्थ्य रणनीति होनी चाहिए, वो एक तरह से पितृसत्तात्मक रणनीति के बतौर किया। उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसमें पूरे श्रमिकों के प्रति उसने अपना एक पितृसत्तात्मक रुख रखा। और कुछ दो तीन और चीज़ें हैं इस बीच में जो कि बात करना ज़रूरी है, क्योंकि और ये क्योंकि ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव रेजीम का नतीजा इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि ये पूरा जो हेल्थ को सीरियसली नहीं लेना, शुरू में जैसे इग्नोर किया गया, बाद में फिर उसको एकदम से निर्णायक रूप से एक सडन लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया। ये काफ़ी रिसर्च हैं, शोध हैं जो बताता है कि हेल्थ को सीरियसली नहीं लेना एक तरह से एक मैस्कुलिन कल्चर का एक आउटपुट है। और यानी कि अगर राज्य व्यवस्था भी पूरा राज्य का जो रुख है वो एक मैस्कुलिन अप्रोच टू हेल्थ है, यानी कि आप सीरियसली ही मत लो, आप उसको इग्नोर करो जब तक कि वो एक तरह से आपको जीवन मौत का सवाल नहीं हो जाता। और ये इसलिए भी संभव था क्योंकि पूरे स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है उसको पूरे नव उदारवाद के दौर में उसको ख़त्म कर दिया गया है। वो पूरा यानी कि अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर इस महामारी के कर्व को फ्लैटन करना है, या उस पर फ्लैट कर्व के महामारी के जो कर्व को फ्लैटन करने की बात होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्पेस आउट किया जाए, हाँ, स्टैगर किया जाए, ताकि तुरंत वायरस सबको अटैक ना करे, ताकि जो हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लोगों को का इलाज कर पाए और लोगों की मौत कम हो। पर ये फ्लैटन करने के लिए तो तब संभव है ना जब स्वास्थ्य व्यवस्था ही हो। हमारे इस पूरे नवोदारवाद के जो दौर में पूंजी का जो खेल था, जिसमें इतनी या तो स्वास्थ्य व्यवस्था को नेग्लेक्ट कर दिया गया या उसको पूरा निजीकरण कर दिया गया, इसमें तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जो कि हम लोगों का भी दिख रहा है। पूरे हॉस्पिटल्स के पास जो है चीज़ों के अभाव, डॉक्टर्स को पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसका अभाव, ये सारी चीज़ें हम लोग एक तरह से उसका अभाव दिखता है। और ये अभाव जो है एक नतीजा है पूरे नवोदारवाद का में जो पूंजी का जिस तरह से विकास हुआ है, ऑस्टेरिटी और प्राइवेटाइजेशन जो सरकारी तंत्र में जो लागू किया गया था, जिसके नतीजे। और अब हम लोग देखते हैं कि अब इसलिए स्टैगरिंग, जो अगर कर्व को स्टैगर करने की बात है तो मामला है कि स्टैगर कहाँ तक करें, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग कोलैप्स कर चुकी है। और
और इसलिए एक तरह से बहुत एक मैचो एक डिसीजन था कि एक लॉकडाउन लागू किया जाए। लॉकडाउन जो है एक बड़े आबादी को इग्नोर करती है। तो एक पितृसत्तात्मक रुख जो है, जो कि समाज में अगर राज्य द्वारा भी उसको अपनाया जाता है, उसका स्वास्थ्य इस महामारी के दौर में हम लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक उसका स्वरूप देखा, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि किस हद तक लोगों पर ऊपर प्रभाव पड़ा है। सिर्फ वो केवल स्वास्थ्य के संदर्भ में नहीं, वो सामाजिक रूप में दिखता है, वो एक आर्थिक रूप में दिखाई दिया। वो प्रवासी मजदूरों की जो इतना संकट जो उनको सहना पड़ा, उसमें ये ये इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये अधिकांश जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, इस बीच में बहुत सारे देशों में अथॉरिटेरियन लीडरशिप का इमर्जेंस हुआ है। ये पूंजी का जो अभी जो हाल की ज़रूरत भी है कि इस तरह के अथॉरिटेरियन पेट्रियार्कल लीडरशिप रहे और अथॉरिटेरियन रेजिम्स का डेवलपमेंट हो, क्योंकि क्योंकि पूरे नवोदारवाद के दौर में एक तरह से एक स्टेट जो कि अपने जो नागरिक हैं उसके प्रति जो एक संवेदनशीलता जो दिखाए, जो एक तरह से जिम्मेदारी निभाए, वो एक तरह से पूरे नवोदारवाद के दौर में पूंजी ने ख़त्म कर दिया। तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट्स, अथॉरिटेरियन रेजिम्स के साथ पूंजी का एक बहुत बड़ा बढ़िया तालमेल है। और ये अधिकांश अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो हैं वो एक पितृसत्तात्मक लीडरशिप चलाती है। तो हम लोग वो रशिया में व्लादिमीर पुतिन हो, अर्दोगान हो तुर्की में, बोल्सोनारो हो ब्राज़ील में, ट्रंप हो अमेरिका में, मोदी हो इंडिया में, एक तरह से उनका जो तरीका है। और इंटरेस्टिंगली सारे लोगों ने हेल्थ को एकदम से पहले डिनाई किया। अभी हाल तक अमेरिका में जो है हेल्थ को इग्नोर किया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो बल्कि ये तक कह दिया कि 1 लाख लोग अगर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया महामारी को, तब 1 लाख लोग ही मरेंगे। 1 लाख लोग मरेंगे, वो इतनी आम बात है। तो यानी कि एक तरह से मैचिस्मो कि अरे इतने निर्णायक हैं हम कि 1 लाख लोग मर भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस तरह का रुख जो है एक नागरिकों के प्रति, एक अथॉरिटेरियनिज्म के प्रति, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये पूरा नवोदारवाद के दौर में जो जो सामाजिक सेवाओं का जो जिसको लगभग ख़त्म कर दिया गया है, वो एक केयरिंग स्टेट जो कि जिसको करना चाहिए था, उसके बजाय हम लोग क्या देखते हैं, एक टॉक्सिक स्टेट का इमर्जेंस हुआ है। टॉक्सिक यानी कि एक जहरीला राज्य व्यवस्था जो कि एक तरह से नफरत, जो एक तरह से डोमिनेशन के चलते अपना चलाना चाहती है। और ये डोमिनेशन केवल जो है अक्सर जो है एक तरह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति होता है। और उनके लिए जो आइडियल नागरिक जो होते हैं इस तरह के स्टेट्स में, वो जैसे अमेरिका में एक वाइट अपर क्लास मेल होता है, हमारे यहाँ पर जो है अपर क्लास अपर कास्ट मेल होता है। तो इसमें जो है जो भी इस पैराडाइम में फिट नहीं करते हैं, उसको एक तरह से एक टॉक्सिक उसको उनको एक ज़रूरी उनको ज़रूरी नहीं समझते हैं। उनको ये भी नहीं समझते हैं कि वो तर्क और विवेक से अपना एक्शन कर सकते हैं। इसलिए उनको इन्फेंटलाइज किया जाता है, उनको डिसमिस किया जाता है। और पूरा जो राज्य व्यवस्था जो है केयरिंग स्टेट के बजाय एक तरह से टॉक्सिक स्टेट बन जाता है, एक तरह से जहरीला स्टेट बन जाता है। और ये जहरीला स्टेट जो है मेरे कहने का मतलब ये था कि पूरा पितृसत्तात्मक जो समाज का जो जहर है, वो उस जहर के माध्यम से पूरा पूंजी अपने आप को इस नवोदारवाद के दौर के बाद का जो परिणाम है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको चलाना चाह रही है। और ये महामारी के दौर में एक तरह से पूरी तरह से हम लोगों के सामने नंगा होकर ये सामने आया है। इस महामारी के दौर में हम लोगों का ये एक टॉक्सिक अथॉरिटेरियन पेट्रियार्कल स्टेट का जो कि पूंजी के मदद से चलना चाहती है, जो पूंजी
के सहायक के बतौर काम करना चाहती है, वो हम लोगों के सामने ये हम लोगों को दिखाई दिया। और कई सारी बातें हैं जिस पर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, पर इंटरेस्टिंगली आपको याद है अ, ये पूरा जो मार्च में लॉकडाउन जब हुआ उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एंटरटेनमेंट के बतौर हमारे कई मिनिस्टर्स ने भी उसको प्रमोट किया। उन्होंने एक सीरियल को प्रेजेंट करना एंटरटेनमेंट के बतौर ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, जो कि एक तरह से महिलाओं को जो है एक तरह से एक रेखा के भीतर, हाँ, लक्ष्मण रेखा, हाँ, के भीतर जो महिला नहीं टिकती है तो वो कैसे पूरे समाज को जो है परेशानी में डाल देती है। तो ऐसे एक सीरियल को प्रचार किया जाए कि यानी कि जो लोग जो लक्ष्मण रेखा जो राज्य द्वारा रेखा जो बनाया जा रहा है, जो एक तरह से एक पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाया गया रेखा है, उसको जो अगर पार करते हैं तो वो समाज के लिए बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये पूरा एक तरह से सांस्कृतिक रूप से लेकर राज्य वो इस बीच में इस महामारी के दौर में हम लोगों ने देखा। और कई सारी बातें हैं जिस पर शायद बात क्वेश्चन आंसर्स या अगर कोई सवाल हो या टिप्पणी हो तब हम उस पर बात कर सकते हैं। देख लेती हूँ मैं सवाल। अम, कोई एक्चुअली मैंने कई सारे टिप्पणियों को शायद ये कमेंट्स जो हैं मेरा छूट गया है, तो कोई क्या भेज सकते हैं मुझे किस किसी तरह की टिप्पणी करना चाहेंगे आप? कुछ अ, छोटे दुकानदार छोटे ये छोटे दुकानदार को की समस्या को समझने के लिए हम लोगों को पूरे पूंजी के विकास को समझना ज़रूरी है। इस पूरे दौर में नव उदारवाद के दौर ने क्या किया है? पूरी ट्रांसनेशनल कंपनीज, इंद्रजीत जी ने पूछा है छोटे दुकानदार, तो बहुत ही छोटे दुकानदारों के संदर्भ में, क्योंकि ट्रांसनेशनल जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, छोटे दुकानदार या फिर छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उसके स्थिति को समझने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि ये देखें कि पूरे ट्रांसनेशनल जो प्रोडक्शन रहा नव उदारवाद के दौर में, कि बहुत सारे देश में कई तरह के, यानी कि एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कई देशों में बन रहा है। या आपके पास एक चेयर आ रहा है, चेयर भी आ रहे हैं आजकल, क्योंकि फर्नीचर से लेकर एक एक लैपटॉप से लेकर एक जूता तक जो बनता है, कई कई देशों में उसका प्रोडक्शन होता है, कई सारे तो चीन में प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है अलग अलग देशों में अलग अलग हिस्सों में जो बढ़ता है, उसमें बड़े पूंजी के पास एक बहुत फ़ायदा हुआ है। बड़े पूंजी ने क्योंकि जहाँ ऐसे देशों में प्रोडक्शन करते हैं वो जहाँ पर सस्ता हो, अब वो जो सस्ता प्रोडक्शन का जो पूरी जिम्मेदारी जो है, वो छोटा कोई वहाँ पर एक कोई मैन्युफैक्चरर होगा, छोटा सा कोई प्रोडक्शन करते होंगे, तो वो एक एक्सपोर्ट के लिए कोई हिस्सा बनाते हैं, और सारा हिस्सा किसी और देश में जाके उसको जोड़ के उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये उसका रिस्क जो है, अभी जो आर्थिक मंदी हो रही है उसका रिस्क किसके पास है, किसने उठाया? बड़े कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब इंटरेस्टिंगली उनका तो आप जो डेटा भी आ रहा है उससे पता चल रहा है कि जो बड़े पूंजीपति हैं उनका तो बहुत लॉस नहीं हुआ है। लॉस हुआ है जो छोटे जिनके पास एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। और उनका नुकसान इसलिए है क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने अपनी पूंजी लगाई। ये है कि वो कम दाम में उन्होंने प्रोड्यूस किया और उसको बेचा, और उसका जो कॉस्ट है, जो है उसका फ़ायदा जो है बड़ी पूंजी जो है उसने उठाया। तो
ये पूरा महामारी के दौर में जो नुकसान हुआ है, छोटे भी, इवन छोटे पूंजी छोटे जो दुकानदार हैं या छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उस उनका नुकसान हुआ है, बड़े पूंजी का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बड़ी पूंजी जो है आज बड़े जो पितृसत्तात्मक जो लीडरशिप है, जो रिजीम्स है, उसके साथ एकदम बहुत मेल खा रही है। इसलिए पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है अब वो और प्रॉफिट के तरीके ढूंढ रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि पूरी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे टेक्नोलॉजिकल जायंट्स आर इन्वॉल्व, हाँ, सब उतर रहे हैं। क्यों? आ, आ, बहुत प्रॉफिट्स की गुंजाइश है। खैर वो एक अलग कभी किसी और वक्त बात करेंगे उस पर ये मेरा कहने का मतलब था कि बड़ी पूंजी का कोई नुकसान नहीं हुआ इस महामारी में। बड़ी पूंजी ने बल्कि और तरीके ढूंढ लिए हैं कि किस तरह से वो अपना प्रॉफिट को बचाए रख सकती है। और छोटी पूंजी को खा चुकी इस महामारी में उनका नुकसान हुआ है। और उसको पर यह है कि पूरे जो राज्य को चलाने की जो व्यवस्था है, वो उसने एक टॉक्सिक स्टेट को पैदा किया है। तो इसलिए जो है टॉक्सिक स्टेट क्या करती है वो, कि जो सबसे कम मजबूत है, जो एक माइनॉरिटी है, जो महिलाएं हैं, जो श्रमिक हैं, उनके उनके ऊपर पूरा कहर है, उनके ऊपर तो इसलिए अगर कोई गुस्सा होता है तो वो अपने से जो कम मजबूत है उसके ऊपर उतारते हैं। और वो पूरा एक इस महामारी के दौर में तो उसका पूरा एक एंटरप्राइज की तरह, इंडस्ट्री की तरह चलाया गया है। तो अगर वायरस हुआ तो उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर ना के ऊपर अटैक्स होने लगे। फिर उसके बाद बोला गया कि मजदूर जो हैं फैला रहे हैं, पहले बोला कि तबलीगी मुसलमानों जो है वो फैला रहे हैं। अब मगर फैला कौन रहा है? ये तो वायरस है। हाँ, वायरस वायरस का नेचर उसका सर्वाइवल फैलने से है। ये है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक होती, अगर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया होता, अगर पूंजी को है ना, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हेल्थ सर्विसेज में होते, सोशल सेक्टर में होता, तब तो ये इसको स्टैगर किया जा सकता था। उसको स्टैगर ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस तरह की स्वास्थ्य की व्यवस्था ही नहीं है। तो क्या ये सब हुआ? जी, वो तो संघर्ष पे निर्भर करेगा। क्योंकि शोर मचता है तब शोर मचता है, आवाज़ उठती है, प्रतिरोध होता है, तब सुनते हैं कोई। क्योंकि पूंजी का नेचर ऐसे थोड़ी है कि वो अपना प्रॉफिट को कम करे। पूंजी का नेचर तो तब वो तो एक नेगोशिएशन होता है। हम्म, पूरा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पूरे वेलफेयर स्टेट भी जो था पूंजीवाद के तहत, उसका उसका इमरजेंस जो है, वो एक तरह से नेगोशिएशन था, है ना, एक तरह से रिजेंटमेंट और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को कंट्रोल करने के लिए। तो वो तो नवोदारवाद जो है वो वो तो पूंजी का एक एक रेस्पॉन्स है। और वो तभी इसका खात्मा तभी होगा जब ये खत्म तभी हो सकता है जब रेजिस्टेंस होगा। मजदूरों को आपने राज्य में प्रतिकूल स्थिति के बारे में बात रखे हैं। प्रवासी मजदूर को अपने राज्य में बात रखे तो क्या ये सब उदारवाद कभी पराजित होगा? हाँ। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम नेगेटिव साइकोलॉजी? सी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है एक हर समाज में ही होता है। तो एक किसी व्यक्ति जो है, एक तरह से मनुष्य एक इंटरेस्टिंग जीव है। वो उसके जो विचार, वो उसका जो विचार जो है, वो अपने समाज में ही उसको रचता है। वो एक तरह से अपने जीवन के प्रति उसका जो रुख है, उसका जीने का जो तरीका है, वो सारे समाज में ही रचा जाता है। तो समाज जिस तरह का होगा उस तरह के व्यक्ति के मनोविज्ञान भी होता है। ऐसा नहीं कि मनोविज्ञान जो है वो उसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। उस पर लंबी बातचीत करने की ज़रूरत है। ये शायद उतना समय नहीं है उस पर आज उस पर बात करने के लिए।
प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। नागरिक किस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें? लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए भाग लेने के लिए। अभी तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पर ही महामारी के दौर में रोक लगा दिया गया है। राज्य को कैसे अधिक जवाबदेह बनाया जाए? राज्य को जवाबदेह बनाने के लिए तो राज्य के पहले तो का रुख जो है उसको समझ लेना ज़रूरी है, और उसका राज्य का रुख अगर पूंजी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है और लोगों के नागरिकों के प्रति कम, तो निश्चित रूप से वो उसका उसका जो व्यवहार है उसमें भी दिखाई देता है। और इस उसके राज्य के रुख को, उसके रणनीति और उसके अप्रोच को समझना ज़रूरी है। अच्छा साथियों, लगता है कि और अब स्टेट के एजेंडे में मानव स्वास्थ्य है ही नहीं। नव उदारवादी, अच्छा नव ये स्टेट के एजेंडे में क्या मानव स्वास्थ्य है ही नहीं। इस बीच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि नव उदारवाद भी एक तरह से, नव उदारवाद क्या है, एक तरह से पूंजी का एक की ज़रूरत थी कि और उस पूंजी की जो ज़रूरत है उसको नव उदारवाद के फॉर्म में हम लोग स्टेट और सोसाइटी ना, राज्य और में उसका स्वरूप देखते हैं। तो दो तरह के रिस्पॉन्स दिखते हैं। एक तरह से नव उदारवादी अखबार इकोनॉमिस्ट की तरह, इकोनॉमिस्ट जो अखबार है वो भी एक तरह से इस बीच में बहुत सारी चीज़ें थोड़े से वेलफेयरिस्ट बात करने लगे हैं। वो बेसिक इनकम के बारे में बात करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हेल्थ ना सोशल सेक्टर में स्पेंड करने की, पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है जो अभी जो ताकि व्यवस्था पूरी तरह से क्रम्बल ना कर जाए। व्यवस्था क्रम्बल होगा तो ये तो पूंजी भी जानती है कि वो किसी भी तरफ जा सकता है। पर तो एक सोचने का तरीका है कि ना एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो सोशल सेक्टर में, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स बढ़े, और दूसरी तरफ एक है कि वो सोच रहे हैं कि पूंजी का उपयोग ऐसा किया जाए कि जिससे कि और ना अभी जितना सरप्लस निकलता है और उसको निकाला जाए। और वो हम लोग ये टॉक्सिक स्टेट के फॉर्म में देखते हैं। जैसे ये टॉक्सिक स्टेट्स जो पेट्रियार्कल स्टेट्स जो हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं वो एक ना स्वास्थ्य ही नहीं, वो स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, सबके प्रति उनका एक ही रुख है। बोल्सोनारो जो हैं वो वो तो इस पूरे दौर में एक उसमें इस पूरे दौर में जो है उसने, बोल्सोनारो ने ये डिनाई करते रहे कि उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रंप ने कहा कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि वो एक तरह से उसमें भी दो तरह के विचार हैं। तो एक विचार है कि जितना ज़्यादा सरप्लस को एक्सट्रैक्ट किया जाए, नेचर को कितना एक्सट्रैक्ट किया जाए। जैसे बोल्सोनारो तो पूरे अमेज़न के जंगलों को वो काट के उसमें उसकी वहाँ पर माइनिंग शुरू करवाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर कोल माइनिंग का जो है, महामारी के बीच में जो है कोल माइनिंग को ज़्यादा के परमिशंस दे दिए गए हैं। पूरे ना एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस जो हैं चेंज कर दिया गया है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी समझा है। तो वो एक तरीका है, ये एक तरह से जो कि सोचता है कि पूरा लेबर का एक्सट्रैक्शन हो, एनवायरनमेंट का एक्सट्रैक्शन हो। वो एक सोचने का तरीका। दूसरे एक उदारवादी इसमें ये भी है कि सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें ताकि अभी का जो संकट है उसको थोड़ा सा उससे पार कर लें। उसमें बेसिक इनकम का भी बात आती है, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने की भी बारे में बात आती है। तो अब अभी तो ये मतलब ये दोनों तरीका, ये दोनों रास्ते दिख रहे हैं। वो हम लोगों को पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है, पॉलिटिकल जो रेस्पॉन्सेस हैं उसमें भी दिखाई देता है। उदारवादी जो रेस्पॉन्स है उसमें ये उदारवादी और नव उदारवादी रेस्पॉन्सेस में अभी क्या है कि पूरे पेट्रियार्कल स्टेट, जो पितृसत्तात्मक जो राज्य व्यवस्था है, वो एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो पर्यावरण से भी एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, लेबर से भी एक्सट्रैक्ट करना चाह रही है। उस महामारी को वो एक तरह से अवसर के बतौर देख रही है कि कितना एक्सट्रैक्ट और किया जाए,
इसके बजाय कि उसको ना थोड़ा सा ना वो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस नहीं देना चाहती है। वो और लेबर ना लेबर को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, उसको 8 घंटे से 12 घंटे से 16 घंटे काम करवाना चाहती है, अन पे कम वेतन में, कम श्रम ना कम मजदूरी में। अच्छा, ये किताब के नाम के बारे में जो पूछा गया था, तो है इनविजिबल विमेन। हाँ, इसका मैं बताती हूँ, एक पूरा नाम है कैरोलीन प्रेस की किताब है इनविजिबल विमेन। वो ये पूरी किताब जो है पूरा डेटा, हाँ, ये और रिसर्च और इसमें जो जिस तरह के डेटा का उपयोग किया जाता है, वो कैसे वो कैसे पूरे महिलाओं को इग्नोर करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि वो अब मैं इसमें इसमें उसका पूरा टाइटल जो है, मैं इस कमेंट में ये सेशन जब ख़त्म हो जाएगा उस कमेंट में मैं उसको डाल दूंगी किताब का नाम। वो एक इंटरेस्टिंग है, और दूसरा सेकंड शिफ्ट एक इंटरेस्टिंग किताब है, जो कहती है कि महिलाएं जो है एक तरह से अपना काम जब ख़त्म करती हैं, उनका सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाता है। इस बीच में ट्विटर में एक बहस चल रही थी, तो वो मैं देख रही थी। मैं अक्सर मैं खुद पोस्ट कम करती हूँ, पर दूसरों को ज़रूर देखती हूँ। तो उस ट्विटर का बहस में जो है ये चल रहा था कैसे कैसे आइजैक न्यूटन ने जो है कैलकुलस जो है उसका आविष्कार किया, और शेक्सपियर ने जो है किंग लियर लिखा महामारी के दौर में, बुबोनिक प्लेग जो 1665 और 1666 के बीच में हुआ, उसमें महामारी के दौर में इतने प्रोडक्टिव थे। तो किसी महिला ने उसमें टिप्पणी की थी कि मैंने तो सहमति दी थी घर पे ना घर पे रहने के लिए, मैंने प्रोडक्टिव होने के लिए थोड़ी, मैंने ये सहमति थोड़ी थी कि मैं ज़्यादा उत्पादक होंगी घर पे बैठकर। फिर दूसरी एक महिला ने उसमें एक टिप्पणी की थी कि क्या उसमें उस महिला उस महिला का कहना था कि ये क्या ज़रूर जो है शेक्सपियर और आइजैक न्यूटन जो हैं उनको घर घर का काम नहीं करना पड़ रहा था। महिलाएं जानती हैं कि उनका जो महामारी के दौर में जो है कितना घर पे काम की बढ़ोतरी हुई है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये पूरा काम उत्पादन का क्षेत्र जो है एक प्रोडक्टिव वर्क का जो क्षेत्र है, वो एक तरह से डोमेस्टिक स्फीयर में उसको ले आया गया है। वो एक तरह से घर, जिसको कि हम लोग सोचते हैं, जिसको पहले पूंजी समझती थी, जिसको कहती थी कि वो अनपेड वर्क है, अनप्रोडक्टिव वर्क है। तो अब वो अनप्रोडक्टिव वर्क स्पेस जो है, वो एक तरह से प्रोडक्टिव काम का, वो सबके लिए नहीं, पर एक तरह से जो एक नए तरह के जो काम हैं, जो एक तरह से जो लोग जो घर पे इंटरनेट और इसके माध्यम से कर पा रहे हैं काम, तो उनके लिए वो एक नया स्पेस जो है, वो एक जो अनपेड वर्क का जो स्पेस था, वो एक पेड वर्क का स्पेस बनता जा रहा है। पर उनका सेकंड शिफ्ट वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। सेकंड शिफ्ट वहाँ पर, यानी कि वो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव वर्क दोनों कर रहे हैं, ज़्यादा देर कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा समय कर रहे हैं। और सब लोग जो इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं, जैसे इंक्लूडिंग मेरे जैसे लोग, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, कम नहीं काम कर रहे हैं पहले के अनुपात। लोग से ये सब कैसे समझाएं हमें? देख, ये समझना, लोगों को कैसे समझाएं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये समझना कि पूंजी के खिलाफ जो लड़ाई है, और पितृसत्तात्मकता के एक समाज के खिलाफ जो लड़ाई है, वो एक तरह से बहुत अलग नहीं है। मतलब उसके एक विशेषताएं हैं, पर आप पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ आज के दौर में जब पूंजी इतने मजबूती से अपना पकड़ बना रही है और पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही है, तो पितृसत्तात्मकता के खिलाफ जो संघर्ष है, उसमें पूंजी के स्वरूप को समझना, उसके खिलाफ भी संगठित होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि पूंजी के, जैसे कि आज पूरे मेरे बातचीत में जो मैंने रखने की कोशिश की, यही था कि आप पूंजी के लड़ाई अकेले भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जो पितृसत्तात्मक जो समाज है,
वो अपने जो हज़ारों सालों के जो अनुभव है, महिलाओं के श्रम को, उसके उनके शरीर को, उनके ऊपर प्रभु एक तरह से डोमिनेशन का, वो पूरा एक्सपीरियंस पूंजी को बचाने के लिए कर रही है। तो इसलिए एक तरह से ये दोनों पूंजी और पितृसत्तात्मक दोनों के खिलाफ जो संघर्ष है वो अलग उसको नहीं समझा जाए। ये मैं अपनी बातचीत में रखने की कोशिश कर रही थी। और ये सिर्फ केवल महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पुरुषों की भी लड़ाई है। क्यों पितृसत्तात्मकता के खिलाफ जो लड़ाई है, पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई है, उसकी जो संस्कृति, पितृसत्तात्मक संस्कृति के खिलाफ जो लड़ाई है, वो महिलाओं की लड़ाई केवल नहीं है, वो पुरुषों की भी लड़ाई है। क्योंकि वो पुरुषों को भी एक तरह से उनकी हायरार्कीज भी होती हैं। और वो जैसे कि मैंने बताया, जो उनका एक जिस तरह की नागरिकता को वो जो को मुख्य समझती है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती है, जिसको ज़्यादा वो वैल्यू देती है, वो उसमें जो है बहुत सारे पुरुषों के लिए भी जगह नहीं है। और ये जैसे प्रवासी मजदूरों के जो अनुभव रहा है, जो कि साफ दिखाई देता है, जिसमें वो एक आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये तो मानव स्वास्थ्य को एक ट्रेड का। जी, बंकिम जी ठीक ही कह रहे हैं। प्लीज़ रिपीट द नेम ऑफ। ये मैं आप इंद्रजीत जी, मैं इस किताब के पूरा नाम, क्योंकि उसका एक कोलन के बाद एक और एक पूरा पूरा नाम जो है मैं इसके कमेंट्स में डाल दूंगी। कैरोलिन प्रेस की किताब है, कैरोलिन प्रेस है। एक मिनट, सेक्युलर लीडरशिप। प्लीज शेयर योर FB पेज लिंक। यस श्योर सर। तो साथियों, और अगर सवाल नहीं है तो आज समाप्त किया जाए। घर के सारे सदस्य मिलजुल कर काम करें, इस पर भी एक सेशन होना चाहिए। बिल्कुल इंद्रजीत जी। अभी क्योंकि घर का काम और बाहर का काम, ये जो है पूंजी अपने मुताबिक वो तय करती है। पूंजीवाद का विकास जो रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म का जो ग्रोथ है, वो पीरियड में घर का काम और बाहर के काम में का अंतर जो है ज़्यादा बड़ा है, उसका गैप ज़्यादा बड़ा था। और अब जब अब जब पूंजी की ज़रूरत ऐसी बन गई है कि घर के भीतर ही अब जो है काम रहकर आप उत्पादन का काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन का एक नए तरह के, तब वो जो है कह रही है कि आप घर के भीतर रहिए। तो पर घर के भीतर रहेंगे तो अगर आप पितृसत्तात्मक समाज एक के वैल्यूज़ के बतौर रहेंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा और वायलेंस बढ़ाएगा। महिलाएं तो वैसे ही परेशान हैं, क्योंकि जो इस बीच में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं दुनिया भर में ये दिखाई दिया है। और महिलाओं का सेकंड शिफ्ट अगर जब अगर सिर्फ महिलाओं का काम रह जाए कि घर का काम करें, तो निश्चित रूप से उससे जो है उनका उनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है वहाँ घर पर। वो उस एक्सट्रैक्शन को, मुझे लगता है कि ये समझना ज़रूरी है कि वो एक्सट्रैक्शन अगर घर के भीतर आप कोई कर रहा है, तो बाहर एक्सट्रैक्शन कोई और बाकी लोगों का श्रम का कर रहा है। और जब आज की तारीख, जब श्रम बाहर उत्पादन का जो है घर के भीतर जब जा रहा है, एक बहुत बड़ा एक नया तरह का स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। ये इसको ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत है, इस पर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप लोगों ने मेरा साथ दिया इस पूरे बातचीत के दौरान। किसी और समकालीन जनमत के सभी साथियों को शुक्रिया। आज उम्मीद है कि आज की बातचीत जो है कुछ और नए आइडियाज़ को पैदा करेगी, और हम लोग उसको लेकर संगठित हों और उसको लेकर और बातचीत करें, शोध करें। शुक्रिया साथियों।